तीनों चैप्टर्स। कौन से तीनों चैप्टर्स एक बार जान लीजिए। बड़े घर की बेटी, भेड़े और भेड़िए, भेड़े और भेड़िए और भीड़ में खोया आदमी। ये 3 चैप्टर्स हैं आपके साहित्य सागर के 3 चैप्टर्स। और इसके अलावा 2 कलाकार, 2 कलाकार बात करते हैं एकांकी की, तो दीपदान। और अंतिम चैप्टर है आपका इसमें सूखी डाली, सूखी डाली। झटपट हम आते हैं अपने रिवीजन की ओर। और सबसे पहला जो चैप्टर आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी वो है बड़े घर की बेटी। आनंदी है बड़े घर की बेटी में, आनंदी ही बड़े घर की बेटी कही गई है, इसलिए नहीं कि वह बड़े घर में रहती थी, इसलिए बड़े घर की बेटी नहीं कही गई है। वह इसलिए बड़े घर की बेटी कही गई है क्योंकि उसके दिल में बड़प्पन था, उसके हृदय में दयालुता थी, दया की भावना थी, और उसने अपने देवर लाल बिहारी की उद्दंडता को उसने माफ कर दिया था, उद्दंडता को उसने माफ कर दिया था। इसीलिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। उसके ससुर बेनी माधव सिंह ने उसकी प्रशंसा की थी आनंदी की। क्यों, ऐसी क्या गलती की थी लाल बिहारी ने कि आनंदी ने उसको माफ कर दिया था? ऐसी क्या गलती की थी लाल बिहारी ने? तो लाल बिहारी ने आनंदी को खड़ाऊ से, ये लाल बिहारी सिंह है, लाल बिहारी सिंह ने आनंदी को खड़ाऊ से मारा था, खड़ाऊ फेंक कर मारा था। क्यों मारा था खड़ाऊ फेंक करके? और अगर आनंदी ने अपने हाथ से अपने सिर को न बचाया होता तो उसका सिर फट जाता था, उसकी उंगली में काफी चोट आई थी। ऐसी क्या गलती की थी यार? क्या आनंदी ने कोई गलती की थी? नहीं, आनंदी ने कोई गलती नहीं की थी। आनंदी तो दोपहर का भोजन पका चुकी थी और लाल बिहारी का रास्ता देख रही थी कि वो आ जाएगा, उसका देवर आ जाएगा तो वो खाना परोसेगी उसको। लेकिन लाल बिहारी थोड़ा उदंड स्वभाव का था और अनपढ़ तो था ही, गंवार था। अब खाना बन चुकने के बाद भी वह 2 चिड़िया मार कर लाया, शिकार कर कर लाया, हंटिंग करके, हंट करके लाया, शिकार करके, और उसने अपनी भाभी आनंदी से उसको पका देने के लिए कहा। अब आनंदी ने क्या किया? आनंदी बड़े घर की बेटी ठहरी, आनंदी बड़े घर की, तो उसको ऐसे किफायती नहीं थी आनंदी, बचत करने की ऐसी आदत नहीं थी कि थोड़ा सा मैं बचा लूं, अभी खत्म होने वाला है। उसकी जो हांडी में जो घी था थोड़ा सा ही था, उसने सब घी को मांस पकाने में डाल दिया। लाल बिहारी को दाल में घी खाने की आदत थी। लाल बिहारी ने क्या किया? जब देखा दाल में घी नहीं है तो उसने पूछा आनंदी से कि तुमने ऐसा क्यों किया कि दाल में घी नहीं डाला, तुमने मेरे दाल में घी क्यों नहीं डाला, क्यों घी क्यों नहीं छोड़ा? ऐसे पूछा। आनंदी ने कहा, अरे पाव भी भर ही तो था, थोड़ा ही घी था, सब मैंने मांस में डाल दिया। तो ये जो थोड़ा शब्द सुना लाल बिहारी ने तो उसको ऐसा लगा मानो आनंदी कहना चाह रही हो कि तुम्हारे घर में थोड़ा ही तो सामान आता है, आता कितना है कि मैं बचाऊं या तुम्हारे दाल के लिए मैं घी रखूं। तो उसे यह बात बहुत बुरी लगी लाल बिहारी सिंह को, और उसने आनंदी के मायके पर उंगली उठाई। देखिए, स्त्रियों को ना अपने उनके मायके के बारे में अगर कुछ भी बात कही जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए कभी भी अपने मतलब किसी भी मतलब अपनी पत्नी के मायके के बारे में आप कोई भी बात ना कहें, बल्कि 2 प्रशंसा की बातें कह दें, पर कभी भी उसके मायके के बारे में आप ऊट पटांग बातें या उसकी शिकायत ना करें। इससे एक सीख लेने वाली बात है ये भी। तो आनंदी ने जब यह सुना तो वो जल भुन गई। जैसे उसने कहा, क्या मायके में जैसे घी की नदियां बहती, आनंदी ने कहा कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का, मतलब मेरे यहाँ पर पैसा खत्म हो गया है। पैसा जरूर मेरे पिताजी के का खत्म हो गया है। क्यों ऐसा कहा उसने, पैसा खत्म हो गया, ये मैं बताती हूँ आपको। उसने कहा कि पैसा जरूर खत्म हो गया है, पर मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई है। तुम जितने घी के बारे में तुम मेरे से छानबीन कर रहे हो, पूछ रहे हो, उतना घी मेरे यहाँ नौकर खा जाते हैं, नाई कहार मेरे यहाँ उतना घी खा जाते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता जितने घी के बारे में तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो अब मेरा प्रश्न है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मतलब पैसा, या पैसा नहीं रहा उनके पास, अब इतने पैसा नहीं है? क्योंकि जो आनंदी के जो पिताजी थे ठाकुर भूप सिंह,
वे एक वे एक तालुकेदार थे, इसके एक तालुकेदार थे। और अब वे मतलब उनके पास ऐसी कोई नौकरी नहीं रह गई थी, और उनकी 4 बेटियां थी। आनंदी उनकी चौथी बेटी थी। पहली 3 बेटियों का विवाह उन्होंने बहुत धूमधाम से किया था, लेकिन आनंदी के विवाह में उनके पास पैसे इतने नहीं रह गए थे। वे नहीं चाहते थे कि वे आनंदी को दहेज देने के लिए किसी से लोन लेकर के, किसी से ऋण लेकर के उसका विवाह करवाएं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आनंदी के लिए एक अच्छा वर देखा। कौन था अच्छा वर? श्रीकंठ। अच्छा वर का क्या ये होता है, पैरामीटर होता है, जो इंसान की सोच अच्छी हो, जिस इंसान मतलब देखिए पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, और कल नहीं है तो परसों आ भी जाएगा, पैसा हाथ का मैल है। लेकिन एक अच्छा इंसान होना पैसे होने से ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए उन्होंने आनंदी के लिए एक अच्छा वर देखा, और आनंदी का विवाह उन्होंने धूमधाम से श्रीकंठ सिंह के साथ कर दिया। अब कौन है श्रीकंठ सिंह? श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह, ये बेनी माधव सिंह के दोनों बेटे हैं। श्रीकंठ सिंह अग्रज है और लाल बिहारी उनके अनुज है। श्रीकंठ का विवाह आनंदी से हुआ था। आनंदी ठाकुर भूप सिंह की बेटी है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सिर्फ एक रिवीजन में करवा रही हूँ आपको। तो जब इस पर लाल बिहारी सिंह ने खड़ाऊ से आनंदी पर प्रहार किया, तो आनंदी एकदम क्रोधित हो गई। इतना अपमान, कभी किसी ने उसकी जिंदगी में ऐसा अपमान नहीं किया था। तो बहुत टीम टाम में रहने वाली थी। टीम टाम मतलब क्या होता है, बनाव और श्रृंगार में जो रहने वाली लड़की हो, ऐसी लड़की थी। और अब बड़े बड़े घर में रहती आई थी, और आज यहाँ उसका जिस तरीके से अपमान किया, तो बहुत क्रोधित हो गई। जैसे कैसे हवा में पत्ता हिलता है, वैसे ही वह क्रोध में हिलती हुई अपने कांपती हिलती में हुई कहने का मतलब है कांपती हुई अपने कमरे में चली गई। और थर्सडे, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। और उसके पति सोम मतलब वे कब आते थे? शनिवार को शाम के समय वे आते थे। मतलब उनका काम ऐसा था कि उनको हफ्ते में 4-5 दिन उनको बाहर रहना पड़ता था। तो शनिवार को जब वे आए, तब तक वो अपने कोप भवन में ही दोपहर से पूरा बृहस्पतिवार दोपहर और पूरा शुक्रवार और शनिवार तक वो वहीं रही। आनंदी अपने कमरे से बाहर नहीं आए। और जब श्रीकंठ सिंह उनके पास गए, उनसे उन्होंने पूछा, तो श्रीकंठ सिंह के उनके पास जाने से पहले ही बेनी माधव और लाल बिहारी ने उनके कान भर दिए थे। श्रीकंठ के कान भर दिए थे। बेनी माधव ने यह कहा कि जैसे लाल बिहारी ने कहा कि भैया भाभी को समझा दो, हमसे मुंह न लगा कर ज्यादा, अगर वे ऊंचे घर की है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। तो बेनी माधव सिंह ने ये बातें लाल बिहारी ने कही थी, तो बेनी माधव सिंह ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, बहू बेटियों का यह आदत अच्छी नहीं है कि वे मर्दों के मुंह लगे। तो इस तरह से बेनी माधव, यहाँ से पर बेनी माधव सिंह की सोच भी स्पष्ट होती है, कैसी सोचती है, कितनी ओछी सोचती है। एक स्थान पर और भी उन्होंने कहा है कि स्त्रियां इसी तरह घर का विनाश करती है, घर का नाश करती हैं। तो बेनी माधव सिंह की बातों से वे कितने ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति थे, यह साबित होता है। तो जब बेनी माधव और लाल बिहारी ऑलरेडी श्रीकंठ सिंह के कान भर चुके थे, तो श्रीकंठ सिंह जैसे ही लाल आनंदी के पास गए, तो आनंदी से उन्होंने कहा, यह क्या घर में उपद्रव मचा कर रखा है तुमने? तो आनंदी ने कहा कि जिसने तुम्हारे कान भरे हैं, अगर वो उसे मैं पाऊं तो उसका मैं मुंह झुलस दूं, मुंह जला दूं मैं उसका। ऐसा उसे आनंदी ने कहा। उसके बाद आनंदी ने सारी सच्चाई बताई। पूरी सच्चाई सुन करके जो श्रीकंठ सिंह थे, वे रात भर सो नहीं सके, करवटें बदलते रहे। और सुबह होने के बाद वे सीधे सीधे सबसे पहले अपने पिता के पास गए। उन्होंने अलग होने की मांग की। उन्होंने यह कहा कि या तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा या मैं रहूंगा। ठाकुर बेनी माधव सिंह जो थे, उनको उनको अभी तक यही मालूम था श्रीकंठ के बारे में कि श्रीकंठ जो है बहुत सीधे साधे और सज्जन पुरुष है, कभी उल्टा जवाब नहीं देता श्रीकंठ सिंह। तो उसका ऐसा रूप देख करके यह बूढ़ा व्यक्ति एकदम हक्का बक्का रह गया। अब ये जो इनका घर था, ये जो आनंदी और लाल बिहारी और ठाकुर ये श्रीकंठ सिंह और बेनी माधव सिंह का जो घर था, ये जो मकान था, ये जो घर था इनका, इनके घर से कभी भी झगड़े की आवाज नहीं आती थी। ठीक है, ये बहुत ही नीति
पूर्ण गति पर यह घर चलता था। और आज इनके घर से इतने सारे जो झगड़े की आवाजें जो आ रही थी, तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होने लगे इनके चारों ओर, तरह तरह के बहाने लेकर। कोई रसीद दिखाना चाहता है, कोई कुछ चाहता है। आप चैप्टर पढ़िए ध्यान से, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर मैं करवा रही हूँ। और उसके बाद बेनी माधव सिंह बहुत अनुभवी इंसान थे, समझ गए ये लोग क्यों आ रहे हैं। उन्होंने बात पलटी। उन्होंने लाल बिहारी श्रीकंठ सिंह से कहा कि मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो चीज चाहे करो। लेकिन श्रीकंठ सिंह भी मतलब ने बाजी क्यों पलटी है नहीं समझ सके और अपनी बात पर अड़े रहे। इधर लाल बिहारी सिंह ने भी जब ये सब बातें देखी तो उसे अपने आप पर बहुत पश्चाताप हुआ। लाल बिहारी सिंह ने सोचा कि पता नहीं किस बुरी शायद में मैंने ऐसा किया। और उसके बाद वे आनंदी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भैया मुझसे, भाभी मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर देना। श्रीकंठ सिंह का ऐसा रूप शायद उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। श्रीकंठ सिंह के बारे में पहले पेज में ही लिखा है कि वे संयुक्त परिवार के हिमायती थे। श्रीकंठ सिंह कैसे थे? संयुक्त परिवार के वे हिमायती थे। और वे मतलब उनके गांव में अगर कोई परिवार से अलग होना चाहता था तो वे उन लोगों को आड़े हाथों लेते थे। अंग्रेजी विषय में उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति से उन्हें बहुत लगाव था। रामलीला में क्या आयोजन में वे भाग लेते थे और खुद कोई ना कोई पात्र का अभिनय जरूर करते थे। फिर आनंदी का विचार जो है संयुक्त परिवार के बारे में उनसे थोड़ा अलग था। आनंदी का यह मानना था कि अगर बहुत कुछ सहने के बाद भी परिवार में अगर गुजारा ना हो सके तो पूरी जिंदगी को नष्ट करने की अपेक्षा अपनी खिचड़ी अलग पकानी चाहिए। ऐसी आनंदी की विचारधारा थी। ओके, तो अब यहाँ पर अंत आ गया है। मतलब हम जहाँ पर थे, लाल बिहारी जब क्षमा मांग रहा आनंदी से तो आनंदी का भी हृदय पिघल गया। आनंदी हृदय से बुरी तो थी नहीं, उसका हृदय पिघल गया वहां पर। और उसने श्रीकंठ से कहा कि लाल बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ से कहा मैं क्या करूं, रो रहा है तो रो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी गलती है, उसको रोना ही चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उसने ऐसा क्यों किया। श्रीकंठ सिंह स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं और यहाँ तो उनकी अपनी पत्नी की बात थी। तो फिर आनंदी के कहने पर उसके बाद श्रीकंठ गए और लाल बिहारी से गले मिले वे। और इन दोनों को फिर से इस तरह से गले मिलते देखकर बेनी माधव सिंह ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके मुख से सहसा यह बात निकल गई कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इस पाठ का क्या उद्देश्य है, तो हर एक कैरेक्टर से आप एक एक बात उठाइए और लिखिए, समझिए कि क्या उद्देश्य है। तो श्रीकंठ सिंह के पात्र के माध्यम से हमें यह इसका मतलब हमें यह सीख मिलती है, इसका यह उद्देश्य है कि हमें सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान परिवार में सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है। आनंदी के का जो कैरेक्टर है उसका उससे हमें यह उद्देश्य मिलता है, उसे यह सीख मिलती है कि अपने मान और सम्मान के लिए हमें कभी भी अपने मान और सम्मान के लिए हमें मतलब कहीं पर भी ये नहीं करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। मान और सम्मान के साथ हमें कहीं भी समझौता नहीं करना चाहिए। एक और बात यहाँ पर है कि अन्याय के विरोध में हमेशा हमें आवाज उठानी चाहिए। लेखक सोचिए, लेखक करीब 1920 या 1920 से 30 के बीच में उन्होंने यह बात लिखी होगी और एक क्रांतिकारी विचार उन्होंने यहाँ पर पाठकों को आनंदी के माध्यम से, आनंदी के मजबूत चरित्र, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने यह देने की कोशिश की है कि आनंदी की तरह अगर परिवार में अगर कोई किसी पर स्त्री पर अत्याचार किया जा रहा है तो आनंदी के समान हमें उस अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज को हमें बुलंद करना चाहिए। बेनी माधव सिंह के माध्यम से उन्होंने यह बात कहने की कोशिश की है कि मतलब यह उद्देश्य है, बेनी माधव सिंह का जो चरित्र यह उद्देश्य देता है, उसका यह मतलब पाठ के माध्यम से यह उद्देश्य देता है कि परिवार के मुखिया को हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। पुत्र मोह सही नहीं है, ये निष्पक्ष है, ये शब्द निष्पक्ष है, एक मिनट। परिवार का जो मुखिया होता है उसको निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। पुत्र के मोह में आकर, पुत्र या पुत्री किसी भी के भी मोह में आकर हमें परिवार में हमें उसके मोह में अंधा होकर किसी भी तरह का न्याय नहीं करना चाहिए। ठाकुर भूप सिंह का भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि दहेज
की जगह पर उन्होंने यहाँ पर प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी उन्होंने एक सही इंसान को। दहेज के लालची इंसान से विवाह नहीं किया उन्होंने, बल्कि एक सही इंसान से, सही और अच्छे सोच वाले इंसान से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। और उनका जो सिलेक्शन था, उनका जो चयन था अपनी बेटी के लिए, वह एकदम 100% अप्रोप्रिएट था, बिल्कुल सही था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेनी माधव सिंह के बारे में जानकारी दीजिए। गौरीपुर के जमींदार थे, नंबरदार थे वहां के, और उनकी वार्षिक जो आय थी वह 1,000 रुपए से अधिक नहीं थी। पहले पैराग्राफ में ही है, बड़े घर की बेटी के पहले पैराग्राफ को ही पढ़िए, उस पैराग्राफ से 4-5 वाक्य आप उठाकर लिख दीजिए। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि 40 मार्क का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें फुल 40 ऑन 40 आपको अटेम्प्ट करना है। पहले सेकंड से ही आपको एक स्पीड, लिखने की स्पीड, एक रफ्तार आपको पकड़ लेनी है, और अंतिम सेकंड तक उस रफ्तार को आपको बनाए रखना है। याद रखिए, श्रीकंठ सिंह का परिचय दिया गया। बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे थे, आनंदी से उनका विवाह हुआ था, पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी विषय में उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी, संयुक्त परिवार के हिमायती थी, और अपने परिवार स्त्रियों का सम्मान करते थे, और उनकी पत्नी के प्रति जब अन्याय हुआ तो यह उनसे सहा नहीं गया। श्रीकंठ सिंह किन बातों को देश और जाति के लिए हानिकारक मानते थे? संयुक्त परिवार के वे हिमायती थे, और संयुक्त परिवार से अगर कोई अलग होना चाहता था, विभक्त परिवार में कोई जाना चाहता था, परिवार से अलग हटना चाहता था संयुक्त परिवार से, तो इस बात को वे देश और जाति के प्रगति के लिए वे हानिकारक मानते थे। सम्मिलित कुटुंब के बारे में आनंदी का क्या विचार था? आनंदी के क्या विचार थे? तो आनंदी के बहुत स्पष्ट विचारधारा वाली स्त्री थी आनंदी। उसका मानना था कि मैं बहुत कुछ सहूं परिवार में, मैं बहुत कुछ सहती हूँ, अगर उसके बाद भी परिवार में मेरा मेल जोल नहीं हो पाता है, मैं नहीं रह पाती हूँ ठीक से, तो पूरी जिंदगी अपनी खत्म करने से अच्छा है कि मैं अपनी खिचड़ी, मैं क्या करूंगी, अपनी खिचड़ी अलग पकाऊंगी। आनंदी के विषय में जानकारी देना है अगर आपको, तो आनंदी ठाकुर भूप सिंह की बेटी थी, 4 बहनों में सबसे छोटी थी, टीम टाम की आदत थी, उसका विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ हुआ था, और विवाह के बाद आनंदी एक बहुत ही सीधे साधे सामान्य देहाती गृहस्थ परिवार में आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने इस परिवार में ऐसे सामंजस्य स्थापित कर दिया था जैसे विलास के साधन कभी उसने देखे ही ना हो, और अन्याय नहीं सहा आनंदी ने, अन्याय के विरुद्ध उसने आवाज उठाई। यही बातें जो भी मैंने अभी अभी कही वो आनंदी का चरित्र चित्रण में भी लिखेंगे आप, लास्ट के अंतिम की कुछ बातें। और लेकिन आनंदी में दयालुता की भावना थी, इसीलिए उसने क्या किया, उसने जो उसके देवर लाल बिहारी सिंह ने जो उसके साथ अन्याय किया, उस अन्याय को उसने क्या किया, माफ कर दिया। तो ये हमने बात की अभी बड़े घर की बेटी के बारे में। अगला चैप्टर है भेड़े और भेड़िए। तो भेड़े और भेड़िए के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, भेड़े जो है वो हमें रिप्रेजेंट करती है, सामान्य जनता को, और जो भेड़िए हैं, ये जो भेड़िए है ये रिप्रेजेंट करता है नेताओं, और नेताओं के साथ रहने वाले जो हाइना है, जो उनके साथ जो सियार रहते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है कि ये आम जनता को का किस प्रकार से शोषण करती है। यह वही बताता है कि अगर हम अपने मतदान का उपयोग नहीं करते, और मतदान का उपयोग नहीं करते, और अगर उपयोग तो करते हैं पर अगर किसी गलत नेता को हम चुन लेते हैं, तो किस तरह से हम अपने आप को संकट में डाल देते हैं, तो यह भी बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो भेड़े हैं वे निहायत ही कैसे है, यहाँ पर उनके बारे में बताया गया, नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु है। तो एक बार जहाँ भेड़े रहती थी वहां पर ऐसा कानून, मतलब वहां पर बन गया कि वहां पर प्रजातंत्र की स्थापना होगी, वहां पर चुनाव का आयोजन किया जाएगा। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा था भेड़े खुश थी, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा था भेड़ियों का दिल बैठा जा रहा था। तो क्यों भेड़े खुश थी? भेड़े खुश थी इस कारण से, यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि उनका भय दूर हो जाएगा, वे अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित होगा। और भेड़े जो, कोई खुशी के बाद भेड़ियों का दिल क्यों बैठ रहा था? भेड़े जो है, दिल बैठना मतलब बहुत ही उदास हो जाना। उनके दिल बैठने की वजह थी कि कोई पशु को अगर वे नहीं मारेंगे तो वे खाएंगे क्या? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि अगर भेड़े जीत जाएंगे चुनाव तो पंचायत में उनकी मेजोरिटी होगी, और जब अगर भेड़िए जीत जाएंगे चुनाव तो फिर वे ऐसा कानून बनवाएंगे कि कोई किसी का शिकार न करे। इसीलिए भेड़िए बहुत दुखी थे और भेड़े खुश थी।
अब यहाँ पर बताया गया है किसकी विशेषताएं, सियारों की विशेषताएं, कि सियार कैसे होते हैं, ये उनकी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। तो सियार कैसे होते हैं यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों, आप इसका मेरा जो ये है वीडियो है, वीडियो और वीडियो का, वो जरूर देखिए। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी इसमें है वो मैंने उस पर चर्चा की हुई है। कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी है इसमें, कि तीनों रंगे सियार, जो तीनों रंगे सियार थे, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कौन है तीनों रंगे सियार? ये तीनों रंगे सियार है पीले सियार, पीला सियार, नीला सियार और हरा सियार। पीला सियार रिप्रेजेंट कर रहा है विचारकों को, कवि को और लेखक को। नीला सियार स्वर्ग का पत्रकार है और हरा सियार धर्मगुरु है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये तीनों रंगीन प्राणी ये कहाँ से आए थे? बूढ़े सियार ने क्या क्या किया था? भेड़ों की सभा में, भेड़ों की गैदरिंग बुलाई गई थी और भेड़ों की सभा में बूढ़े सियार ने उनके बारे में, भेड़िए के बारे में क्या क्या बातें बताई। तो भेड़िए के बारे में उसने जो बातें बताई है यहाँ पर और बताई गई है। और जो तीन रंगे सियार है उनके बारे में उसने कहा कि ये तीनों रंगे सियार स्वर्ग के देवता हैं। याद रखिएगा, स्वर्ग के देवता हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं और इन तीनों के बारे में इन्होंने यहाँ पर ये बातें बताई है। तो जरूर पढ़िए ध्यान से, ये पूरा ये है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके अलावा जो प्रश्न महत्वपूर्ण मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, भेड़िया ने बूढ़े सियार का रूप परिवर्तन कैसे किया? एक मिनट, इसके बाद वाले इसमें है, एक सेकंड। हाँ, भेड़िया ने, बूढ़े सियार ने भेड़िया का रूप परिवर्तन कैसे किया? तो उसके मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। इसके बाद है, और उसे पूरा संत बना दिया। याद रखिएगा, यहां से यहां तक ये उत्तर है। उसके बाद जब उसका रूप बदल दिया तो उसने किन तीन बातों का खास ख्याल रखने के लिए कहा? तो वे तीन बातें थी, अपनी हिंसक आंखों को भेड़िया ऊपर नहीं उठाएगा, हमेशा जमीन की ओर देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी, और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो किसी को तोड़कर नहीं खा लेगा। ये तो इसमें दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद है, तो हरे रंग के धर्मगुरु ने क्या उपदेश दिया? अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो। फिर इसके बाद है, जो नीले रंग का जो सियार था उसने क्या बातें कही? पंचायत के चुनाव में किसकी जीत हुई? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक, दो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून क्या बनाया? तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में आपको दिया हुआ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कहानी का संदेश लिखिए। तो प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए, प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए प्रजातंत्र की कमजोरियों पर करारा प्रहार करती है। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। भेड़ों के माध्यम से भोली भाली जनता को प्रस्तुत किया गया और इसका फायदा किस प्रकार से नेता और उनके चापलूस उठाते हैं, इस बात को बड़ी सजीवता व रोचकता से भेड़ियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है, लेखक हमें स्वार्थी, मौका परस्त, धोखेबाज नेताओं और उनके चापलूसों से बचने की और चुनाव के दौरान अपनी सूझबूझ का प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही लेखक कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ है एक ऐसे समाज की स्थापना जहां कोई जीवधारी किसी को न मारे, न सताए और ना ही उसको एक्सप्लॉइट करे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह और बंधुत्व पर समाज को आधारित होना ही वास्तविक प्रजातंत्र है। अगले चैप्टर पर हम आते हैं, जिसका नाम है दो कलाकार। दो कलाकारों में एक है यहाँ पर चित्रा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, और जो दूसरी कलाकार है वो है अरुणा। आपको दिखने में यहाँ पर सामने ही दिखाई पड़ रहा है
कि अरुणा बहुत ही मतलब उसका हृदय बहुत विशाल है और उसके हृदय में दया की भावना है, दूसरों के लिए दूसरों का ख्याल रखती है, दूसरों के लिए मदद के बारे में सोचती है, समाज सेवा करती है। और वही चित्रा जो है, जहाँ अरुणा लोगों की मदद करके उनके जीवन में रंग भर देती है, वही चित्रा सिर्फ कागजों में रंग भरना ही यही वह करती है। तो अरुणा में समाज सेवा जैसी कलाकारी है, तो चित्रा में सिर्फ कागजों में रंग भरने वाली कलाकारी है। दोनों सखियां हैं, छात्रावास में एक साथ रहती हैं और जैसे मित्र रहा करते हैं वैसे ही दोनों रहती हैं दोनों। और कई मौकों पर चित्रा अरुणा ने यह साबित करने की कोशिश की है और सिद्ध कर दिया कि उसमें समाज सेवा की भावना है। जैसे यहाँ पर हम पाते हैं कि 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ये है, एक एग्जाम्पल ये है, एक उदाहरण ये है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है वहां पर जब मूसलधार बारिश हो रही थी और अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रही और 15 दिनों के लिए वह चली गई थी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए। तो दूसरा उदाहरण ये है। और तीसरा जो उदाहरण था कि उसने गर्ग स्टोर के सामने, याद रखिएगा, गर्ग स्टोर के सामने भिखारिन के सूखे शरीर से चिपक कर रोते हुए उन दोनों बच्चों को अरुणा ने क्या किया था, अपना लिया था। तो ये 3 उदाहरण सिद्ध करते हैं कि अरुणा में समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वहीं चित्रा ने क्या किया था, तो चित्रा जो है वह उसके लिए दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी घटना क्यों ना घट जाए, उस बड़ी से बड़ी घटना में अगर चित्रा के चित्र के लिए जगह नहीं होती थी, तो मतलब चित्रा के चित्र के लिए विषय नहीं जब अगर होते थे, तो वे चित्र उसके लिए मायने नहीं रखते थे। तो चित्रा ऐसी थी। अब ये चित्र क्या बता रहा है, देखिए ये अरुणा है और ये बाढ़ पीड़ितों की मदद करके वापस आई है। जब वापस आई है वो, तो उसने देखा कि जैसे दृश्य वो अपने आंखों के सामने से देख करके आ रही है, वैसे ही दृश्यों पर आधारित 3 चित्र क्या किया है चित्रा ने, बनाकर रखे थे वहां पर। तो इसका मन जो है वो कैसा कैसा हो रहा था। भिखारिन और उसके दोनों बच्चों का चित्र बनाया था चित्रा ने, जिसका नाम रखा था उसने अनाथ। कहाँ बैठा करती थी यह भिखारिन, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, गर्ग स्टोर। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी और उसके दोनों बच्चे आज उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे थे। किसने देखा था यह दृश्य, यह दृश्य देखने वाली थी जो थी वो चित्रा थी। क्या किया था चित्रा ने, इन दोनों की कुछ मदद की या वहां से आ गई? उसने ना तो इन दोनों की मदद की उसने और ना ही वहां से आई, बल्कि इन दोनों कहने का मतलब ये बच्चा और ये बच्चा, बल्कि उसने क्या किया, उसने उन रोते हुए बच्चों का उसने चित्र बनाया। तो किसी के इमोशन का उसने वहां पर क्या किया, मजाक बनाया उसने। और यह सच्ची कलाकारी, मेरे अनुसार यह सच्ची कलाकारी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं यह बात सुन करके जो अरुणा थी वह वहां चली गई और उसने उन दोनों बच्चों को अपना लिया। जहां इस दृश्य को देख करके चित्रा ने एक पेपर में कागज पर मतलब एक कागज पर में उसने रंग भरा, वहीं अरुणा ने क्या किया, इन दोनों बच्चों के जिंदगी में रंग भर दिया। तो इसीलिए अगर पूछा जाए आपसे कि इन दोनों में असली कलाकार कौन है, वास्तविक कलाकार कौन है, बड़ा कलाकार कौन है, तो आप एग्जाम्पल देते हुए वहां पर सिद्ध कीजिए कि इन दोनों में जो बड़ा कलाकार है वह ये है, अरुणा है। तो इसीलिए अंत में वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं सोच रही थी, ये चित्रा कह रही है कि बड़ा कलाकार कौन है, मैं बड़ी कलाकार हूँ या तुम बड़े कलाकार हो। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी 2 कलाकार के जो मेरे वीडियोस है आप देखिए, उसमें और भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। सूखी डाली में दादा मूलराज घर के मुखिया हैं। दादा मूलराज, उनके 3 लड़के हैं। लड़के मतलब उनके 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। बड़ा बेटा महायुद्ध में शहीद हो गया। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, सूखी डाली के मेरे वीडियोस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं। तो बड़ा बेटा महायुद्ध में शहीद हो गया था। मंझला बेटा जो था
बड़ा मतलब जो बड़ा बेटा महायुद्ध में शहीद हो गया, मंझला बेटा करमचंद है जो क्या लेकर के आया था, रजाई के अब्रे और थान लेकर के आया था। और छोटा बेटा और छोटी भाभी के आगे के परिवार का यहाँ पर जिक्र है। परेश और इंदु, छोटा भाई बेटा और छोटी भाभी के 2 बच्चे हैं। परेश का विवाह बेला से हुआ है और यही बेला यहाँ पर छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। इंदु ने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की है। तो इस एकांकी के पहले ही भाग में इंदु और बेला में टकराव वाली स्थिति बताई गई है। क्यों टकराव हुआ है उनके बीच में? टकराव होने की जो वजह है वो है रजवा, घर की नौकरानी। तो पहले भाग में यही बताया गया। कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई है जहां पर बेला को शामिल किया गया कि उन सभी स्थितियों की वजह जो है वह बेला है। तो रजवा को इंदु ने क्या किया, बेला ने क्या किया था, काम से निकाल दिया था, क्योंकि बेला के अनुसार रजवा को सही तरीके से वह काम नहीं कर रही थी। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति पहले ही भाग में यह बताई गई कि करमचंद क्या लेकर के आए थे, रजाई के अब्रे और थान लेकर के आए थे। सबने रख लिया था लेकिन बेला ने नहीं रखा था। ये दूसरी स्थिति बताई गई है बेला के अगेंस्ट। और तीसरी स्थिति बताई गई है यहाँ पर कि घर के जो फर्नीचर है उन फर्नीचरों को लेकर के बेला और परेश में बहस हो रही थी। परेश का कहना था कि ये पुराने फर्नीचर हैं और बेला का कहना था कि पुराने हैं तो क्या हुआ, ये टूट गए, सड़ गए, गल गए, इनको अब घर से हटाना ही बेहतर है, ऐसा बेला का मानना था। तो पहले भाग में इन तीनों बातों को लेकर के बेला के अगेंस्ट एक प्लॉट बनता है। अब दूसरे भाग में क्या होता है कि करमचंद जाते हैं अपने पिताजी दादा मूलराज के पास। दादा मूलराज परिवार के मुखिया हैं और जब दादा मूलराज हमेशा अपने परिवार की तुलना जो है वे वट वृक्ष से किया करते हैं। ये सब बातें आप लिखिए, वट वृक्ष से किया करते हैं। और जैसे करमचंद उनसे उनके पास गए थे, दादा मूलराज कह रहे थे कि मेरा जो परिवार है हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रहे। तब यहाँ पर घंटी बजाई करमचंद ने, खतरे की घंटी, और उन्होंने बताया कि एक डाली, बेला नाम की जो डाली है वह अलग होने वाली। दादा मूलराज के कान खड़े हो गए यह सुनकर के। और उसने परिवार के मतलब जब करमचंद वहां से चले गए तब वहां पर परेश भी आया और परेश ने मांग की बाग वाले मकान की, बाग वाले मकान की। उसने कहा कि बेला का जो मन है वह यहाँ पर नहीं लगता है, मैं बाग वाले मकान में उसे रखना चाहता हूँ, हम लोग वहीं पर रहना चाहते हैं, हम दोनों वहीं रहना चाहते हैं। क्या दादा मूलराज मान गए? नहीं, दादा मूलराज नहीं माने। उन्होंने इस मसले का एक हल निकाला। क्या हल निकाला उन्होंने? परिवार के सभी सदस्यों को दादा मूलराज ने अपने पास बुलाया, इंदु को और परेश को छोड़ करके। बल्कि परेश को उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, इंदु नहीं, बेला को। बल्कि यहाँ पर उन्होंने परेश से यह बात कही कि सुनो, बेला जो है वह आधुनिक घराने की है, आधुनिक सोच है उसकी, ऊंचे घराने की, सुसभ्य है। एक काम करो, उसको लेकर बाजार जाओ और उसकी पसंद की चीजें लाओ। इंदु भी विवाह के योग्य हो गई है, उसके दहेज की चीजें इकट्ठी करने में बेला की मदद लो। हमारे हमारे सौभाग्य है कि एक पढ़ी लिखी बहू हमारे घर पर आई है, तो क्या हम उसे अपनी मूर्खता से उसे यूं ही घर से जाने देंगे? तो वे पढ़ी लिखी स्त्रियों का भी सम्मान करते थे। और वहीं घर की जो अन्य स्त्रियां थी वे बहुत ही कॉम्पिटिटिव भावना में बेला के साथ रहती थी। उनको लगता था कि बेला को काम करना चाहिए, अरे वो तो अभी अभी घर में नई नवेली दुल्हन आई है। लेकिन घर की जो स्त्रियां थी और जो बड़ी स्त्रियां थी जो घर की, तो वे इस बात को, खास करके बड़ी और छोटी सभी, खास करके इंदु, इस बात को नहीं समझ पा रही थी। तो ननदों और बहू मतलब जो भाभियां होती है उनमें तो बहुत स्वाभाविक होता है इस तरह से तनाव होना। उसके बाद घर के में जब सभी सदस्यों का, जब यहाँ पर सभी लोग दादा मूलराज के पास आते हैं तब दादा मूलराज उनको समझाते हैं कि हमें बेला का सम्मान करना है, बेला के सभी कामों को बांट लेना है, उसकी हंसी नहीं उड़ानी है, उसका समय नहीं बर्बाद करना, उसे पढ़ने का मौका देना है। अगर किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मैं, मतलब आप तुम लोगों से मेरा कोई नाता नहीं रहेगा। अब घर के सभी जो लोग हैं वे दादा मूलराज से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए सभी ने बेला को जरूरत से ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया। तो बेला के लिए ये भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था और बेला एकदम चुपचाप हो गई थी इस घर में। उसके बाद बाई चांस एक बातों ही बातों में इंदु के मुंह से यह बात निकल गई कि दादा मूलराज के कहने पर लोग जो हैं, घर के लोग हैं, तुम्हें काम नहीं दे रहे हैं। तब बेला ने दादा मूलराज से कहा कि मुझे इस परिवार का एक अंग समझिए, मुझे इस परिवार का सबके साथ मिलजुल कर रहने दीजिए, सबके साथ मिलकर काम करने दीजिए मुझे। और इसलिए वो कहती है
कि आप ये तो चाहते हैं कि मैं एक डाली के रूप में यहाँ लगी रहूं, मतलब इस परिवार से जुड़ी रहूं, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि यह जुड़ाव सिर्फ ऊपरी स्तर पर हो, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए हो? नहीं, मुझे सबके साथ हिल मिल कर रहने दीजिए, नहीं तो मैं सूखी डाली सूख जाऊंगी, इस परिवार में रहूंगी लेकिन मैं सूख जाऊंगी यहाँ पर, इसीलिए मुझे सबके साथ हिल मिल कर रहने दीजिए। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने वीडियोस में देखिए, मैंने ऑलरेडी उसमें अपलोड किए हैं। इसके साथ साथ जो अगला चैप्टर है जो वो है कि पन्ना धाय माँ से हमने बात की, उदय सिंह आ गए, सोना आ गई, सोना जाती है तो चंदन आते हैं, उदय सोना चंदन, फिर शामली आ करके बनवीर की मंशाओं के बारे में बताती है। शामली बताती है कि बनवीर क्या करने आया है, क्या करने जा रहा है, विक्रमादित्य की हत्या कर दी है उसने। और उसके बाद कीरत आता है और कीरत उपाय बताता है, मतलब आप इस तरह से इसको एक माइंड मैप में याद रखिए। हाँ, और कीरत जब आता है तो धाई माँ जो है वो शामली को बाहर भेज देती है देखने के लिए, और शामली का वापस फिर से एक बार एंट्री, यहाँ पर फिर से शामली का आगमन होता है। और शामली के आगमन के बाद और शामली के जाने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार चंदन का आगमन होता है और अंत में आगमन होता है यहाँ पर बनवीर का। तो इस क्रम को आप याद रखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने कहा शामली का यहाँ पर 2 बार आगमन होता है, उस बात को भी आप याद रखिए। बहुत आसान है इस चैप्टर को पढ़ना। और कुंभलगढ़, बेरिस नदी, बनास नदी, इन सब टर्म्स को भी आपको याद रखना है। और सभी में कॉमन वक्ता श्रोता। अब आपको बहुत डाउट होता है कि वक्ता और श्रोता में अंतर कैसे किया जाए, तो यहाँ इस चैप्टर में कोई ना कोई जो वक्ता है वो या तो पन्ना रहेगी या सोना, मतलब यहाँ पर आई मीन टू से वक्ता या श्रोता के रूप में कोई ना कोई यहाँ पर पन्ना होगी ही होगी, बाकी कोई एक रहेगा। सो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। भीड़ में खोया आदमी क्विक रिवीजन में भी मैंने आपको करवाया था। ये भीड़ में खोया आदमी में इसके कुछ पैराग्राफ्स को आपको याद रखना है कि इसके पहले पैराग्राफ में ही बता दिया गया है कि यह पैराग्राफ क्यों, मतलब ये जो चैप्टर है यह एक लेख है, कहानी के रूप में, एक लेख के रूप में इसको लिखा गया है। कि पहले पैराग्राफ में यह बता दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण, तो किस बात को ध्यान में रखकर यह चैप्टर लिखा गया है? जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण। तो मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। सबसे पहली समस्या यहाँ पर बताई गई है कि बाबू श्यामला कान्ह जी को जब आरक्षण के लिए जाना था, कहाँ जाने वाले थे? हरिद्वार। तो वहां पर उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? लक्सर में उन्होंने गाड़ी बदली तो वहां पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? श्यामला कान्ह जी का जो बड़ा बेटा जो दीनानाथ था वह उनको लेने के लिए आया, तो उसके उसके माध्यम से किस समस्या को बताया गया है? बेरोजगारी की समस्या। घर पहुंचे तो बच्चों की, मतलब वहां पर भीड़ और सामान की ठूसम ठास, क्योंकि मकान नहीं अवेलेबल है, रहने की आवास की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर आवास की समस्या, खाद्यान्न की समस्या बताई गई है। तो श्यामला कान्ह जी की पत्नी जब जलपान लेकर के आई तो उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देख करके पता चला कि स्वास्थ्य की समस्या कितनी बड़ी समस्या है इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। उसके बाद जब शादी में गए थे बाबू श्यामला, याद रखिए बाबू श्यामला कान्ह जी के 8 बच्चे हैं, 8 तो शादी में गए थे तो वहां पर बड़े बेटे को दर्जी के पास भेजा था, लेकिन बड़ा बेटा मतलब दीनानाथ को, लेकिन वहां पर दर्जी ने पैसे देने के बाद भी उसने काम करने से मना कर दिया। यानी हर एक समस्या के पीछे जो समस्या है वह है बढ़ती हुई भीड़, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या। फिर अंत में एक और जो एग्जाम्पल दिया गया सुमंत के बारे में। बाबू श्यामला कान्ह जी का दूसरा बेटा सुमंत है जो राशन लेकर के आया था, उसको सामान नहीं मिला क्योंकि भीड़ बहुत थी। उसके बाद नेक्स्ट सभी समस्याओं का देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण।
बीमारी, कुपोषण, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है, क्योंकि हम बहुत नैरो मकानों में रहते हैं, मकानें बहुत नैरो हो गई हैं। अगर सीमित परिवार हो तो क्या फायदे और असीमित परिवार है तो क्या नुकसान है, यह भी यहाँ पर बताया गया है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ही इन सभी समस्याओं की जड़ है। और इसमें अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियोस देखिए। वहां पर एक और जो ऑलरेडी मेरा जो कल का वीडियो है वो पत्र और प्रस्ताव के लिए आप देखिए, आपके बहुत काम आएगा। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। प्रस्ताव आपका 12 अंकों का है और आप जो विषय आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस पर आप सबसे अच्छे से लिख सकते हैं, आप उस विषय का चयन कीजिए। सभी प्रश्नों को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। प्रणाम।